दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम सब लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, ठीक, और हमने गौरी को पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा और इल्तुतमिश को अब पढ़ रहे हैं। इल्तुतमिश को जब हम पढ़ेंगे तो हमको मंगोलों को भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इल्तुतमिश के ही समय ख्वारिज्म का जो शाह था उसका बड़ा बेटा मनकबरनी वो भारत में आ गया था, सिंधु घाटी के पास, और इल्तुतमिश से सहायता मांग रहा था क्योंकि चंगेज खान ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, ख्वारिज्म के शाह के ऊपर। तो किसी तरीके से इल्तुतमिश ने अपने राज्य को चंगेज खां के अमानुषिक कृत्यों से बचा लिया। आज इसी पर बात करें। तो सबसे पहले हेडिंग देखिए। हेडिंग है कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल 1220 और 24, ये 4 साल के काल में भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर ये लगातार बने हुए थे मंगोल। और इनकी खबर इल्तुतमिश को मिली थी 1220 से 1221 के बीच में कि मंगोल जो है वो मध्य एशिया में आतंक मचाए हुए हैं। इल्तुतमिश बहुत डरता था मंगोलों से, उनके आतंक से, उनके अमानुषिक हत्याओं से। ठीक, अब थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म के बारे में भी जान ले कि हाँ इनका क्या संबंध था मंगोलों से। तो बौद्ध धर्म के समानिष्ठवाद से मंगोल प्रभावित थे या उन्हीं का ये अनुपालन करते थे। मंगोल समानिष्ठवाद को मानते थे। चंगेज खां का जो पीछे का सरनेम है खां से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो मुस्लिम नहीं थे, वो बौद्ध धर्म के समानिष्ठवाद को मानने वाले थे, मुस्लिम नहीं थे। मंगोल मुस्लिम नहीं थे, ठीक है। बहुत वर्षों बाद, सदियों बाद कुछ मंगोलों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, ठीक है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो मंगोल है वो समानिष्ठवाद को मानने वाले हैं। चंगेज खां समानिष्ठवाद को मानने वाला है। मंगोलों का नेता चंगेज खां है, ठीक। और चंगेज खां इस्लामिक जगत को नष्ट करने में लगा हुआ था लगातार। जो भी उसके रास्ते में आ रहे थे उसमें ज्यादातर तो इस्लाम के ही लोग थे। इस्लाम का जो राज था, इस्लामिक जो स्टेट था, उसी पर वो जो है निगाहें गड़ाए हुआ था, उन्हीं को नष्ट करने में लगा हुआ था। इसी दौरान ख्वारिज्म का राज भी आ गया उसके चपेट में, क्योंकि जस्ट बगल में ही ख्वारिज्म का राज था। मध्य एशिया में इसका थोड़ा बहुत विस्तार भी है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा मैप आप देखिए, आप इसको थोड़ा एक निगाह जो है अगर लगाएं तो आपको एक ख्वारिज्म का राज आपको दिखाई पड़ेगा। मैंने फिर से थोड़ा सा इसको लाइन बना देता हूँ, ठीक है। लाइन बना देता हूँ जिससे कि आपको ये आसानी हो जाए कि ख्वारिज्म का जो राज्य है वो कहाँ तक फैला हुआ है। मैंने पिछले के वीडियो में बताया था कि ताजुद्दीन याल्दोज को ख्वारिज्म के शाह ने गजनी और काबुल से पराजित करके भगा दिया था, ठीक। तो इसका जो राज था, ख्वारिज्म का जो राज था, वो काबुल और गजनी तक पहुंच चुका था, ठीक। इल्तुतमिश के जस्ट बगल का राज था ख्वारिज्म। अब ख्वारिज्म को अगर पराजित कर दिया है चंगेज खान ने तो संभवतः वो भारत के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। और दिल्ली सल्तनत के ऊपर अगर आक्रमण कर देता तो क्या पता दिल्ली सल्तनत की लुटिया डूब जाती, क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में दिल्ली सल्तनत उस समय थी नहीं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि कहां पर ख्वारिज्म है। अगर मैं ख्वारिज्म की बात करता हूं तो आप समझ लीजिएगा कि ईरान की बात मैं कर रहा हूं, ठीक। ये हमारी प्यारी भारत माता, आप मैप में देख सकते हैं, मानचित्र में देख सकते हैं, भारत के जस्ट बगल ख्वारिज्म है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान उस समय भारत का ही एक प्रकार से हिस्सा हुआ करते थे। काबुल और गजनी तक ख्वारिज्म फैला ही हुआ था। समरकंद भी इसमें आता है, ठीक है, जहां से बाबर आया हुआ था। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे।
तो पहले आप ये समझिए कि ये पूरा साम्राज्य कहां कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। ईरान तक पूरा, तेहरान कहाँ की राजधानी है? ईरान की। तो ये आपने नक्शा अगर समझ लिया हो तो आपको अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो एरिया है वो मध्य एशिया को टच कर रहा है, ठीक है। कैस्पियन सागर भी इसी के आसपास में ही है, ठीक है। ये कैस्पियन सागर है आपका। तो तारतरी के मैदान से होते हुए मंगोलों का आक्रमण ख्वारिज्म के ऊपर हुआ। ख्वारिज्म का जो शाह था अलाउद्दीन, चंगेज खां से पराजित हुआ और कैस्पियन सागर की तरफ भाग खड़ा हुआ, यानी कि ये कैस्पियन सागर की तरफ भाग खड़ा हुआ। और उसका जो बड़ा बेटा था जलालुद्दीन मनकबरनी, वो अफगानिस्तान होते हुए सिंधु घाटी पहुंच गया। मैंने बताया हुआ है कि सिंधु घाटी यहां पर है, ठीक है। अब वो अफगानिस्तान, ये मान लीजिए अफगानिस्तान से होते हुए वो सिंधु घाटी तक पहुंच गया, यहां पर, या सिंधु नदी के पास पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद पत्र लिखा, अपना दूत भेजा, किसके पास? इल्तुतमिश के पास, कि मुझे आप मदद करिए, मुझे आप सहायता दीजिए चंगेज खां के विरुद्ध। इल्तुतमिश ने मनकबरनी के दूत की हत्या करवा दी। दूत की हत्या करवा दी। हालांकि दूत की हत्या होती नहीं है, अगर सनातनी परंपरा में देखा जाए तो दूत को नहीं मारा जा सकता, लेकिन इल्तुतमिश ने दूत की हत्या करवा दी। और पत्र के जवाब में एक पत्र लिख भेजा कि ऐसा है, आपके लिए ये जलवायु ठीक नहीं होगी, हम कोई मदद आपकी नहीं कर सकते। मदद से सीधा इनकार कर दिया। एक मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम शासक की मदद करने से मना कर देता है। किससे? एक काफिर के विरुद्ध लड़ने से मना कर देता है। चंगेज खां कौन था? समानिष्ठवाद को मानने वाला व्यक्ति था, काफिर ही है ना एक प्रकार से, क्योंकि इस्लाम को तो मानता नहीं है। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं, तब ये मुस्लिम भाईचारा यहां पर दिखाई नहीं पड़ता। मुस्लिम भाईचारा अब पता नहीं कहां चली गई। इल्तुतमिश बड़ा मुस्लिम बन रहा है तो मनकबरनी की क्यों नहीं सहायता कर देता? नहीं कर रहा है सहायता। मनकबरनी को अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दिल्ली आने से रोक देता है। अब यहां तक भी करता है कि मनकबरनी को अपनी शक्ति भी प्रदर्शित करता है कि यहां मत आना, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर धाव बोल देंगे और तुमको नष्ट कर देंगे। मनकबरनी वहीं रुक जाता है। मनकबरनी ने नमक पर्वत श्रेणी के खोखरों के सरदार की पुत्री से विवाह करके संधि कर ली। ये खोखर वही हैं, ये खोखर जनजाति वही है जिन्होंने मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था, ठीक। उन्हीं से ये जाकर संधि कर लेता है। और संधि करने के बाद सिंध 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 पे ही ये रह रहा है, ठीक है, सिंध के पास ही है। तो सिंध पे शासन कौन कर रहा है? कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा। मैंने पहले बताया कि नसरुद्दीन कुबाचा लाहौर से भगा मुल्तान, मुल्तान में पराजित हुआ, फिर इसके बाद सिंध में आकर स्वतंत्र शासक के तौर पर शासन कर रहा था जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। तो कुबाचा का फिर मनकबरनी से युद्ध हुआ, सशस्त्र युद्ध हुआ। और इस युद्ध को देखकर इल्तुतमिश को बहुत ही आनंद आया, क्योंकि उसका दुश्मन पीटा जा रहा था। मनकबरनी बाद में अपने स्वदेश खुरासान लौट जाता है जब चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है, ठीक, या मृत्यु हो जाती है या उसके पहले ही चला जाता है, जब चंगेज खां यहां से चला जाता है इसके एरिया से 1224 के आसपास में, ठीक है। मनकबरनी 1224 ईस्वी में अपने स्वदेश खुरासान लौट जाता है जब चंगेज खां वहां नहीं होता है, ठीक है। ये एरिया छोड़ देता है। हालांकि चंगेज खां की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई, लेकिन डर इतना था कि उसके मरने के बाद भी 10 सालों तक उसका कुछ अता पता नहीं चला था कि हाँ चंगेज खां कहाँ है, ठीक। लोगों को यही लगता था कि झूठी अफवाह फैलाई गई है कि चंगेज खां मर गया।
और इतना आतंक था कि लोग डर के मारे जहां से चंगेज खां की सेना गुजरी थी, यहाँ पर रुकी हुई थी, वहां पर अपनी सेना नहीं भेज रहे थे। उसमें इल्तुतमिश भी एक था। इल्तुतमिश को जब पूर्णतया पक्का हो गया कि हाँ चंगेज खां मर गया है, तब उसने अपनी सेना सिंध को जीतने के लिए भेजी थी, तब जाकर कुबाचा मारा गया था। तो इल्तुतमिश ने मनक बर्नी की सहायता न कर एक दूरदर्शी शासक होने का प्रमाण दिया था। अगर मनक बर्नी की सहायता इल्तुतमिश कर देता तो संभव है कि मंगोल शासक, मंगोल नेता भारत के ऊपर आक्रमण कर देते और अमानुषिक हत्याएं करते। कहां पर? भारत में। उसमें हिंदू मुस्लिम सभी मारे जाते और दिल्ली सल्तनत की लुटिया डूब जाती। बहुत मजबूत स्थिति में थी नहीं, किसी तरीके से इल्तुतमिश ने संभालने का पूरा प्रयास किया था। ऐबक संभालते संभालते चौगान खेलते खेलते मर ही गया था। तो बहुत मजबूत स्थिति में दिल्ली सल्तनत थी नहीं। अगर चंगेज खां का आक्रमण हो जाता भारत पर तो दिल्ली सल्तनत का नामो निशान मिट जाता। इतिहास के पन्नों पर कुछ हम अलग ही पढ़ते। अब कुछ लोगों का कहना है कि मंगोल आए क्यों नहीं भारत में। भाई ख्वारिज्म को जीत लिया था, बगल का ही राज था, ख्वारिज्म से ज्यादा ताकतवर राज भी नहीं था। इल्तुतमिश थोड़ी ना ख्वारिज्म के साथ से ज्यादा मजबूत शासक था, नहीं था उतना शासक, उतना मजबूत नहीं था जितना ख्वारिज्म का साथ था मजबूत। जब उसको हरा दिया तो इल्तुतमिश को हराने में क्या दिक्कत थी। तो इल्तुतमिश ने एक तो इसकी सहायता नहीं की थी, ठीक, पहला कारण। दूसरा, भारत की जो ग्रीष्म ऋतु है उसको ये झेल नहीं पाते। कौन? मंगोल। क्योंकि मंगोल कहां से आते हैं? तारतरी के मैदान से आते हैं। मध्य एशिया से साइबेरिया के बीच का जो मैदान है वहां से आते हैं, ठीक है। रसिया और चीन के बीच में मंगोलिया पड़ता है और बहुत ठंडा प्रदेश है। साइबेरिया में तो फ्रॉस्ट बाइट भी हो जाता है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूं, फ्रॉस्ट बाइट में मतलब इतना ठंडा होता है कि शरीर का अंग अगर ढका ना हो गर्म वस्त्र से तो वो ठंडक से काला पड़ जाएगा, सुन्न पड़ जाएगा। और अगर उसको काट के ना निकाल दिया जाए उस अंग को तो शरीर के लिए घातक है, शरीर में जहर फैल जाएगा, ठीक है, पॉइजन फैल जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु की भीषण आपदा से बचने के लिए या उस गर्मी को न सहन कर पाने के लिए इन्होंने नहीं आना उचित समझा भारत में, ठीक है। कौन? मंगोलों ने। तो इस कारण भी मंगोलों का आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। कुछ मंगोल लौट गए और कुछ मंगोल सिंधु घाटी के पश्चिमी तट पर स्थायी रूप से बस गए, जो बाद में सल्तनत के लिए सिरदर्द बन जाते हैं, ठीक। इसी के इस छोर पर, सिंधु नदी के इस छोर पर मंगोल बस जाते हैं, ठीक है, स्थायी रूप से। सारे मंगोल जा चुके हैं, थोड़े बहुत जो मंगोल बचे हुए थे वो स्थायी रूप से यहाँ बस जाते हैं। उनको समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ पे रहना ठीक है, तो ठीक है, अपना घर वर बनाते हैं, वहां पर रहते हैं, वहां उनका परिवार पूरा बस जाता है, ठीक। मनक बर्नी भी 1224 में अपने स्वदेश लौट जाता है। अब स्वदेश जब लौटता है तो ये तो है नहीं कि चंगेज खां वहां बैठा होगा। चंगेज खां अपने अन्य क्षेत्र में विचरित हो रहा होगा या विचरण कर रहा होगा। मनक बर्नी 1224 में अपने स्वदेश लौट जाता है जब उसको लगता है कि अब खतरे की बात नहीं है। और 1227 में जब चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश ने राहत की सांस ली और सिंध अथवा पंजाब पर कब्जा करने के लिए, अथवा नहीं, सिंध तथा पंजाब पर कब्जा करने के लिए पुनः जो है
अपनी सेना भेजता है और उस क्षेत्र को जीत लेता है। तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कुबाचा को पराजित किया। बंगाल पर बात करेंगे, बंगाल का कैसे पुनर्विजय हुआ इल्तुतमिश के द्वारा, और फिर इसके बाद हम राजपूतों के ऊपर में भी बात करेंगे कि इल्तुतमिश ने राजपूत सरदारों को कैसे पराजित किया। ठीक है, और राजपूतों से हारा भी, केवल ये हराया नहीं, हारा भी, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। राजपूतों ने भी धोया है इनको, और फिर किस तरीके से इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।